वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये जो क्लास मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, ये क्लास एक डेमो क्लासेज है और ये डेमो क्लासेज बैच के लिए ऐड करने के लिए मैं आप सबके सामने ले रहा हूं। इट्स नॉट माय बैच क्लासेज, इट्स फॉर ऑल ऐप डाउनलोडेड स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, जिसमें मैं आपको हाउ टू ऐप वर्क कैसे करेगा ऐप में किस तरह के कोर्सेज हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने के लिए क्लासेज ले रहा हूं। ये क्लासेज मेरे बैच की क्लासेज नहीं है, जो ये वो क्लास है जिसके अंदर जिन बच्चों ने मेरा ऐप डाउनलोड कर रखा है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यस, सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट टाइम यदि मैं आपसे बात करूं तो जिन स्टूडेंट्स ने प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या किसी भी वजह से जुड़ने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक ये लाइव क्लास है। सबसे पहले यदि आपको हमारे ऐप्स पर किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से काम करना है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर जाकर प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट सुनना बेटा। इसके लिए आप यहां पर जाकर प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहां पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब करें और जितनी भी वहां पर क्लासेज है उसका आनंद लें। सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स करें जी। यस, सेकंड थिंग, ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पी वेणुगोपाल नाम से मेरे बैच के अंदर एडेड है, जिन्होंने मेरा ऐप डाउनलोड किया हुआ है, जो कि 150 अबव स्टूडेंट्स हैं। यस, सबसे पहली बात, जो यूट्यूब चैनल है आपका, तो वहां पर जाकर आप प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सेकंड थिंग, जिन बच्चों को फ्री कोर्सेज पढ़ने हैं, फ्री कोर्सेज या फ्री क्लासेज लेनी है, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जितनी क्लासेज हमने दे रखी है और जितनी आगे होने वाली है उन सब का आनंद ले सकते हैं ओनली यूट्यूब चैनल से। जिन स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स फॉर स्टेट एंड सेंटर लेवल एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स करना है, वो स्टूडेंट्स जिनको भी क्रैश कोर्स का एक सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, वो सारे प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर के ऊपर जो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर ऐप का नाम है प्लेसेंटा नर्सिंग। इसे डाउनलोड करें और यहां पर जाकर कुछ फ्री वीडियोज हैं जो अनलॉक है, उनका आनंद लें और इसके अलावा कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट, आज मैं आपको जो छोटा सा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम रहेगा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है और इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, उससे पहले हमारे पास इनफर्टिलिटी, इसको आपको अंडरस्टैंड कराएंगे माई सेल्फ डॉक्टर विनय गुप्ता। इसके अलावा सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और ये क्रैश कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है बेटा, 6 मंथ है। 6 मंथ इसकी वैलिडिटी है। इस 6 मंथ वैलिडिटी में आप क्रैश कोर्स के जो भी वीडियोज हम देंगे उनको आप 6 मंथ वैलिडिटी के अंदर कितनी बार भी देख सकते हैं। सेकंड थिंग, ये कोर्स 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो बच्चा जिस दिन परचेज करता है उस दिन से उसकी 6 मंथ की वैलिडिटी मान्य होती है। ऐसा नहीं है कि सर 10 अगस्त से स्टार्ट हुआ तो 10 अगस्त से वैलिडिटी मानी। जिस दिन आप परचेज कर रहे हो उस डे से लेकर 6 मंथ की वैलिडिटी आपकी रहेगी। इसके अलावा एक क्रैश कोर्स है जो कि 10 अगस्त से हमने स्टार्ट किया हुआ है। लगभग काफी वीडियोज हमने आपको दिए हुए हैं और ये वीडियो आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं जी।
ऑल वीडियोज ऑफ मेन टॉपिक्स के ऑल वीडियोज आपको देखने के मिलेंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने, ये किसी भी स्टाफ नर्स गवर्नमेंट एग्जाम, एनी सेंट्रल लेवल एग्जाम, नॉर्सेट 2021, एम्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पीजीआई, ईएसआईसी, निमांस, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ और एनी स्टेट लेवल सीएचओ के लिए एग्जाम है। साथ में नर्सिंग ट्यूटर, जो लोग नर्सिंग ट्यूटर की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जिनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, वो भी इस क्रश कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें हम 1000 क्वेश्चन हमारी पूरी टीम द्वारा सोल्व किए जाएंगे। 1000 क्वेश्चन टोटल आपको बाई 1-to-1 एक एक क्वेश्चन को सोल्व विद आंसर, विद उसके किस वजह से ये आंसर गया, हमारी पूरी टीम आपको 1000 टोटल क्वेश्चन इसमें सोल्व कराएगी। इसके अलावा 10 टेस्ट पेपर्स होंगे। 10 टेस्ट पेपर में 8 माइनर पेपर होंगे और 2 कैसे होंगे बेटा, मेजर पेपर होंगे। 8 माइनर और 2 मेजर पेपर होंगे। ऑल मेन टॉपिक्स के वीडियोज होंगे। इसके अलावा सिंगल लाइनर अलग से होंगे, आपको सिंगल लाइनर अलग से दिए जाएंगे। कोर्स की जो फी है वो है बेटा 2199। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। एक गुड क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा विद बेस्ट टीचर्स की फैकल्टीज के साथ में आपको देखने को मिलेगा। फाउंडर आप सभी को पता ही है कि इसका फाउंडर कौन है। इसके अलावा हमने 2 तरह की टेस्ट सीरीज भी आपके सामने लगाई है। पहली यूपीपीएचसी, राजस्थान सीएचओ और बिहार सीएचओ। यस सर, ये स्टेट लेवल टेस्ट सीरीज है। स्टेट लेवल टेस्ट सीरीज है। ये जो स्टेट लेवल टेस्ट सीरीज है, इसमें 70 पेपर्स है, 70 पेपर्स है। एक पेपर में, ईच पेपर में 50 क्वेश्चंस है और इसकी वैलिडिटी कितनी है बेटा, 7 मंथ है। अल्टरनेट डे पेपर है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्या है बेटा पेपर है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल लेवल की टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 50 पेपर्स है और ईच पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन सारे आपके एनक्लैक्स बड़ी बुक्स से और पीजी, एमबीबीएस पीजी की बुक्स से होंगे, जिन्हें आप अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। इनके जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, इनके हम 30% क्वेश्चन खुद अपने आप आके सोल्व कराएंगे आपको। जो पर्सन टेस्ट सीरीज परचेज करेगा उनके साथ में 30% क्वेश्चंस हम बारी बारी से आके खुद हमारी पूरी टीम सोल्व कराएगी इसके 30% क्वेश्चंस। नेक्स्ट, वैलिडिटी इसकी भी 7 मंथ है और अल्टरनेट डे पेपर है। नेक्स्ट, सबसे पहली बात, जो आज का जो टॉपिक है, जो आप लोग समझ रहे हैं, आज के टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। एक छोटा सा टॉपिक समझा रहा हूं आपको। इनफर्टिलिटी क्या होता है और किस तरह से होता है। ये आपकी, जिन बच्चों ने बैच परचेज कर रखा है उनकी क्लास नहीं है, ये उन बच्चों की है। इनमें बैच के अंदर वो क्लास है जिनमें 120 बच्चे और भी है, जो कि वापस वो क्लास उसको अपलोड होकर बच्चों को देखने को मिलेगी। ये मेरी मेन पी वेणुगोपाल नाम का जो बैच है उसके लिए क्लास है, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से ऐप वर्क करता है, किस तरह से, कौन से ऐप की कितने कोर्सेज की क्या फीसेज है। यस, वेरी गुड इवनिंग श्याम सुंदर जी। सबसे पहले एक टॉपिक आता है जो आज का है, उसका नाम है इनफर्टिलिटी। सुनना बेटा, सब बच्चे जो मेरे बैच के स्टूडेंट है वो भी सुने। इनफर्टिलिटी क्या होता है। 15 से 20% कपल्स आर इनफर्टाइल। आज की दुनिया में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी ज्यादा मात्रा में होती जा रही है। सर ऐसा क्यों? What is the definition of the infertility due to WHO या by WHO? WHO कहता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने, एक ऐसा कपल जिसने 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड मतलब बिना किसी बैरियर मेथड के अर्थात सेक्सुअल को इंटरकोर्स किया है और उसके बाद भी उसको संतति पैदा नहीं हो, प्रोजेनी पैदा नहीं हो, इसका मतलब वो कपल कैसा कहलाएगा बेटा? इनफर्टाइल कपल। कैसा कहलाएगा? इनफर्टाइल कपल। 15 से 20% कपल आर इनफर्टाइल होते हैं दुनिया में। इनफर्टाइल का मतलब आफ्टर 1 ईयर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, 1 साल तक एक पर्सन ने आफ्टर मैरिज अनप्रोटेक्टेड 1 ईयर तक इंटरकोर्स किया, उसके बाद भी उनको अर्थात क्या नहीं हुआ बेटा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। इसका मतलब वो कौन सा कपल होगा बेटा? इनफर्टाइल कपल। चांस ऑफ कंसेप्शन विद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कितने परसेंट होते हैं बेटा? 1 साल तक यदि कोई पर्सन, सुन लो बेटा, 1 साल तक यदि कोई पर्सन अनप्रोटेक्टेड कोर्स करता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है, तो 90% चांस रहते हैं। यदि 1 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो 90% चांस है कि वो फर्टाइल हो ही जाएगा। फर्स्ट 6 मंथ, शुरू के 6 महीने तक कितने परसेंट चांस होते हैं? 80%। और नेक्स्ट 6 मंथ, उसके अगले 6% तक कितने होते हैं? 10%। इसका मतलब यह हुआ सर, यदि 1 ईयर तक एक पर्सन अनप्रोटेक्टेड कोर्स करे, अनप्रोटेक्टेड कोर्स इंटरकोर्स करे, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करे तो 90% चांस होते हैं
90% चांस होते हैं क्या होने के बेटा, कंसेप्शन होने के या बेबी होने के। कंसेप्शन होने के 90% चांस होते हैं। कंसेप्शन मतलब होता है बेटा फर्टाइल, फर्टिलिटी होने के या फर्टाइल होने के 90% चांस होते हैं, जिसमें से 80% चांस होते हैं शुरू के फर्स्ट के 6 मंथ में। फर्स्ट शुरू, यदि कोई पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो शुरू के 6 मंथ में कितने परसेंट चांस होते हैं बेटा, 80%। और बाकी के 10% किस मंथ में होते हैं बेटा, नेक्स्ट 6 मंथ में। तो ये पूरे 1 साल का ड्यूरेशन है जिसके अंदर इनफर्टिलिटी का रेशो आपको बताया गया है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट आता है आपके सामने फर्स्ट एक्ट ऑफ इंटरकोर्स एट 14th डे। सबको पता है जो इंटरकोर्स का जो फर्स्ट एक्ट होता है या पहले दिन जो कॉन्सेप्शन होता है वो कौन से दिन होता है बेटा, 14th डे। चांस ऑफ कॉन्सेप्शन कितना होता है बेटा, 4 से लेकर 8%। यदि कोई पर्सन 14वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो अर्थात कॉन्सेप्ट होने के या फर्टाइल होने के या फर्टिलाइजेशन होने के चांस कितने रहते हैं बेटा, 4 से लेकर 8%। चांस ऑफ कॉन्सेप्शन विद इन मैनी एक्ट इन 1 मंथ। यदि कोई पर्सन 1 महीने में 1 से ज्यादा बार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसके कितने परसेंट फर्टाइल होने के चांस रहते हैं बेटा, 25%। 14वें दिन कर रहा है अकेला, 14वें दिन कितना परसेंट चांस दे रहा है बेटा, 4 से लेकर 8% क्या दे रहा है बेटा, चांस दे रहा है। नेक्स्ट, कोज। दुनिया में इनफर्टिलिटी के क्या कोजेज है, दुनिया में इनफर्टिलिटी के क्या क्या कोजेज हो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है। परसेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। सर हमने परसेंटेज बांटी है कि दुनिया में कौन कौन से कोज है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है। पहला है बेटा मेल। मेल में कितना परसेंट इनफर्टिलिटी होती है, 20 से लेकर 30%। हमने जितने भी कोजेज बांटे उसमें मेल को कितना परसेंट दिया, 20 से 30% मेल इनफर्टाइल होते हैं। फीमेल कितनी होती है, 30 से लेकर 40% इनफर्टाइल होती है। क्यों, रीजन बताता हूं आपको, क्योंकि फीमेल के अंदर ओवरी से ओवम नहीं निकल रहा। प्यूबर्टी के टाइम पर कभी कोई दिक्कत आती है, मेल में जो दिक्कत आती है वो एक ही तरफ आती है, या तो स्पर्म कम बन रहे हैं या तो ओलिगोस्पर्मिया है या कहीं ना कहीं पर मेल के अंदर एजोस्पर्मिया है, अर्थात स्पर्म बन ही नहीं रहे। इन दो के अलावा कोई दिक्कत नहीं होती मेल के अंदर। तीसरा, मेल प्लस फीमेल दोनों को मिला के कितने परसेंट बेटा, 10 से लेकर 40% इनफर्टिलिटी का अर्थात श्रेय किसको दिया गया है बेटा, मेल और फीमेल दोनों को मिला के 10 से 40%। ऐसा नहीं है कि बेबी पैदा नहीं हो रहा तो फीमेल को ही दोष दिया जाए, मेल में भी आपको क्या देखने को मिल रही है बेटा, इनफर्टिलिटी। अकेला मेल 20 से 30% इनफर्टिलिटी का कारण है। अनएक्सप्लेन, मेल भी ठीक है फीमेल भी ठीक है फिर भी इनफर्टाइल है, अनएक्सप्लेन। ऐसे कोज कितने देखने को मिले हैं बेटा, 10 से लेकर 20%, जिसका कोज पता ही नहीं कर पाती साइंस किस वजह से इनफर्टाइल है। मेल की भी सारी स्ट्रक्चर नॉर्मल, फीमेल की भी सारी स्ट्रक्चर नॉर्मल, लेकिन फिर भी क्या है बेटा, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कितने परसेंट होती है, 10 से लेकर कितनी होती है बेटा, 20%। काम से सर मेल में जो 20 से लेकर 30% आपने बताया था, इस मेल में 20 से लेकर 30% में मेल के अंदर कौन कौन से कोज हो सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब होता है बेटा लेस स्पर्म, और एजोस्पर्मिया का मतलब होता है नो स्पर्म, स्पर्म है ही नहीं। तो दो ही कोज होते हैं मेल में। फीमेल में क्या होता है बेटा, एनओव्यूलेटरी का मतलब होता है बेटा कि साइकिल तो आ रहा है लेकिन साइकिल कैसा, एनओव्यूलेटरी। और मैं आपको बता दूं एनओव्यूलेटरी जो साइकिल होते हैं लेस स्पर्म, वेरी गुड बेटा ललिता। दूसरा सर फीमेल कोजेज में एनओव्यूलेटरी का मतलब है साइकिल तो आ रहा है लेकिन उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, और एनओव्यूलेटरी साइकिल कैसा होता है बेटा, पेनलेस। कैसा होता है, पेनलेस। और इसमें भी मेन एनओव्यूलेटरी साइकिल इसका कोज है। और दूसरा है बेटा ट्यूबल फैक्टर। कई बार जो फेलोपियन ट्यूब है उसकी मोटिलिटी बहुत कम होती है, तो जब स्पर्म का 3 दिन 2 से लेकर 3 दिन स्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो खत्म होने वाला होता है, उससे पहले ओवम अपने एम्पुला वाली जगह पर नहीं पहुंच पाता है, और या तो ओवम पहले नहीं पहुंच पाता या आप ऐसे बोल दो स्पर्म, तो दोनों का टाइम पर मिलन नहीं हो पाता, दोनों में से एक डीजनरेट हो जाते हैं। इस वजह से फीमेल में 2 ही कोज है, एनओव्यूलेटरी सबसे ज्यादा, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, ट्यूबल फैक्टर। कौन सा होता है, ट्यूबल फैक्टर। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि WHO क्लासिफिकेशन ऑफ द एनओव्यूलेशन। WHO के अनुसार एनओव्यूलेशन के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। टाइप 1 का मतलब हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म? इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से LH-FSH का सिक्रेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से गोनाड्स के ऊपर जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन वो कम मात्रा में बन रहे हैं। ऐसे कोज को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। गोनेडोट्रोपिक का मतलब होता है LH और FSH 2 हार्मोन ऐसे हैं जिनको दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं बेटा, गोनेडोट्रोपिक। तो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म टाइप 1। टाइप 2 नॉर्मोगोनेडोट्रोपिक, मतलब कि LH-FSH नॉर्मल है
लेकिन फिर भी हाइपोगोनाडिज्म अर्थात एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम मात्रा में बन रहे हैं, क्योंकि ये पेशेंट कैसा है बेटा, पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस बोल दो या पीसीओडी बोल दो, पॉलीसिस्टिक। इसमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है ओवरी के अंदर, नेकलेस अपीयरेंस आ जाती है, नेकलेस। ये आपकी ओवरी है और ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, नेक जैसे गले में हार होता है, नेकलेस अपीयरेंस आ जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्या हो गया बेटा, पीसीओडी। चलिए सर, हाइपोगोनाडिज्म, तो नॉर्मोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म मतलब क्या हो गया बेटा, पीसीओएस या पीसीओडी में। तो क्वेश्चन कभी मैं पूछ लूं कि पीसीओडी में कौन से टाइप का एनओवुलेशन पाया जाता है। आपको पता है पीसीओडी में जिस फीमेल को होता है उसमें 2 से लेकर 3 महीने तक लैप्स हो जाता है पीरियड 2 से लेकर 3 महीने तक आ रहा है, इर्रेगुलर पीरियड आ रहा है, और यूएसजी कराने पर पता लगा कि पीसीओडी है। तो कोई पूछे किस वजह से, सर गोनेडोट्रोपिक तो नॉर्मल है एलएचएफएसएच, लेकिन हाइपोगोनाडिज्म है। टाइप नंबर थर्ड क्या है बेटा, हाइपरगोनेडोट्रोपिक, एलएचएफएसएच ज्यादा है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा निकल रहे हैं और वो नेगेटिव फीडबैक आके दे रहे हैं वापस एलएचएफएसएच को या हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या निकल रहा है बेटा, कम निकल रहा है। मतलब साइकिल ज्यादा एलएचएफएसएच निकलने की वजह से नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, इसे बोलते हैं टाइप थर्ड। और इसमें क्या होता है बेटा, प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलर। इसका मतलब यदि ओवेरियन फेलर का मतलब है प्रीमैच्योर, मतलब मैच्योर होने से पहले ओवम का जो oogenesis सेकेंडरी oocyte बनने पर होना चाहिए, वो सेकेंडरी oocyte बनने से पहले ही ओवम प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल पर ही क्या हो गया बेटा, ब्रस्ट हो गया और ओवुलेशन ढंग से नहीं हुआ, तो इसे कौन में डालते हैं बेटा, टाइप थर्ड। टाइप फोर में कौन आता है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया? यदि मेरी बॉडी में प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा तो मेरी बॉडी में जैसे ही प्रोलेक्टिन ज्यादा होगा तो कौन सा हार्मोन को दबाएगा, एक तो डोपामिन को दबाएगा और साथ में किसको दबाएगा, एलएचएफएसएच को दबाएगा। इसलिए हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, जिन फीमेल को प्रोलेक्टिन की मात्रा ज्यादा होती है, वो फीमेल जिनको अनमेरिड अवस्था में ही स्तन से मिल्क आता है, ऐसी जो फीमेल्स होती है जिनको अर्थात मिल्क इंजेक्शन होता है, तो ऐसी फीमेल में हाइपरप्रोलेक्टिनिया में भी क्या हो जाता है बेटा, मेंसेस क्या हो जाता है बेटा, एब्सेंट हो जाता है। या मेंसेस तो आएगा लेकिन ओवुलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, ओवुलेशन। तो ये वो कोज है जिसकी वजह से एन ओवुलेशन दिखाया है किसने बेटा, WHO ने। किसने, WHO ने। तो याद रखना, टाइप 1 हाइपोगोनेडोट्रोपी हाइपोगोनेडिज्म, टाइप 2 नॉर्मोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, टाइप 3 हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, और टाइप 4 में कौन सा आता है बेटा, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। नेक्स्ट, हिस्ट्री टेकिंग। जब भी कोई आपके पास कोई पेशेंट इनफर्टिलिटी का आता है तो आप क्या हिस्ट्री लोगे, मेल से स्पेसिफिक हिस्ट्री लेनी है कि आप किस तरह से इंटरकोर्स का टाइम क्या है आपका, एक्ट ऑफ इंटरकोर्स, इन्फेक्शन, कोई मम्स, टीबी, फाइलेरियसिस, एसटीडी तो नहीं है वरना उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, प्रीवियस कोई सर्जरी तो नहीं कराई, ऑर्किडोपेक्सी। व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑर्किडोपेक्सी, आपने टेस्टिज की कोई सर्जरी तो नहीं कराई, ऑर्किडोपेक्सी। या अनडिसेंडेंट टेस्टिज तो नहीं थे, पहले पता लगा कि अनडिसेंडेंट टेस्टिज थे, उधर में ही रह गए थे, एब्डोमेन में ही, नीचे नहीं लाया गया, तो अनडिसेंडेंट टेस्टिज की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। या हर्निया की कोई सर्जरी तो नहीं गई, कई बार हर्निया की सर्जरी करते हैं तो जो स्पर्मेटिक वेसल होती है जिनसे स्पर्म आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, वो कट जाती है और उसकी वजह से स्पर्म गलती से कट जाती है। हर्निया की कोई सर्जरी तो नहीं है, कोई वेरिकोसील की सर्जरी तो नहीं है, कोई हाइड्रोसील की सर्जरी तो नहीं है। हाइड्रोसील का मतलब होता है टेस्टिज में पानी भर जाना। तो ऐसी सर्जरी में भी अपन को क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। कोई अल्कोहलिक या स्मोकर तो पेशेंट नहीं, जो पेशेंट चैन स्मोकर्स होते हैं उनको ओलिगोस्पर्मिया नॉर्मली मात्रा में देखने को मिलता है, अल्कोहलिक या स्मोकर पेशेंट तो नहीं है। नेक्स्ट, फीमेल में क्या स्पेसिफिक हिस्ट्री लेनी है। फीमेल यदि इनफर्टाइल है तो आप क्या पूछोगे, कोई इन्फेक्शन, कोई रिकरेंट पीआईडी, बार बार पीआईडी तो नहीं है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वाली फीमेल कैसी होती है बेटा, मोस्टली इनफर्टाइल होती है। एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस में भी एनोवुलेशन होता है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द एंडोमेट्रियम, किसी
यूट्रस की नॉर्मल जगह से उठ के ओवरी में चले जाना, एब्डोमेन के अंदर चले जाना, या एंडोमेट्रियम का किसी और जगह पे चला जाना, क्या कहलाता है बेटा? एंडोमेट्रियोसिस। टीबी, कोई पेल्विस, यदि किसी को टीबी पेल्विस है या जेनेटल टीबी है, तो वो वाली फीमेल भी कैसी होती है बेटा? इनफर्टाइल होती है, क्योंकि उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर क्या बन जाएगा बेटा? रिंग शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, पर्ल शेप, मोती जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? आपके सामने टीबी जेनेटेलिया। नेक्स्ट, एमटीपी तो नहीं करवा रखा, कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई एल्कोहलिक फीमेल तो नहीं है, या कोई स्मोकिंग फीमेल तो नहीं है, ये क्या काम करती है? इनफर्टिलिटी। इन्वेस्टिगेशन, यदि कोई इनफर्टाइल फीमेल आपके पास आती है तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? सबसे पहला, सबसे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन याद रखना, सीमन एनालिसिस। सीमन में भी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी डन कौन सी होती है बेटा? सीमन एनालिसिस। पहले फीमेल को छोड़ो, यदि कोई इनफर्टाइल फीमेल आता, यदि कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो सबसे पहला आपको क्या करवाना है? सीमन एनालिसिस। एग्जाम में पूछा गया है 2010 में WHO का जो सीमन एनालिसिस हुआ उसमें क्या क्या चीज है? पीएच सीमन की कितने से ज्यादा होनी चाहिए बेटा? 7.2 से ज्यादा। इसका मतलब एल्कलाइन होगा। कैसा होगा बेटा? एल्कलाइन। स्लाइट एल्कलाइन, स्लाइट मतलब 7 से थोड़ी सी ज्यादा है, एल्कलाइन पीएच होनी चाहिए। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? याद रखना, जब भी सीमन एनालिसिस कराएंगे, सीमन एनालिसिस कराने के लिए बहुत सारी लैब होती है, लाल पैथ लैब, ऐसे बहुत सारी लैब्स होती है जिनमें एक सिंगल रूम दिया जाता है, और सिंगल रूम्स के द्वारा इजेकुलेटरी, आपको इजेकुलेशन के द्वारा क्या बाहर निकाला जाता है? सीमन। और उसका कितना पार्ट लिया जाता है? 1.5 ml से ज्यादा ही होना चाहिए, और उसमें कंसंट्रेशन कितना स्पर्म होना चाहिए? 15 मिलियन पर ml। 1 ml में 15 मिलियन से ज्यादा, तो 1.5 ml से ज्यादा ले रहे हो तो 1.5 ml का मतलब लगभग 20 मिलियन होने चाहिए। 1 ml में 15 मिलियन कम से कम स्पर्म होगा, वो पर्सन नॉर्मल है, वो इनफर्टाइल नहीं है। इसका मतलब उसका स्पर्म काउंट नॉर्मल है। पर तो याद रखना, ये WHO के डाटा है, कम से कम 1.5 ml से ज्यादा होना चाहिए, और 15 मिलियन पर ml से ज्यादा, 1 ml के अंदर 15 मिलियन से ज्यादा स्पर्म होने चाहिए। याद रखना, ये तीसरा डाटा, ये दोनों की दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम 1.5 ml से ज्यादा, और कितने पर ml में? 15 मिलियन। सर 1.5 ml में कितने हो जाएंगे? लगभग 20-22 मिलियन आपके होने चाहिए। नेक्स्ट, काउंट। सर 39 मिलियन। सर कोई पूछे कि लगभग आपके पास स्पर्म का काउंट कितना होना चाहिए, तो आपके पास, यदि आप 2 ml या 2.5 ml, 1.5 ml से ज्यादा ले रहे हो, एक बार में जो इजेकुलेट होता है पूरी क्वांटिटी ले लेते हैं भाई, एक बार में जो इजेकुलेट होती है पूरी क्वांटिटी लेते हैं, वो 2 से लेकर 2.5 ml होती है, समझ रहे हो? 1.5 ml से ज्यादा होनी चाहिए। 1.5 ml से कम है तो वो वैसे ही इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल है, 1.5 ml से कम स्पर्म बाहर, मतलब सीमन बाहर आ रहा है। सीमन और स्पर्म में अलग अलग अंतर है। सीमन का मतलब होता है स्पर्म, सीमन का मतलब होता है स्पर्म प्लस जितने भी आपके पास लिक्विड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस है, वो सारे मिलाकर, तब आप उसको बोलते हो सीमन। सीमन में स्पर्म प्लस फ्लूइड होता है। लेकिन जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूं कि इस जो 2 से लेकर 2.5 ml एक बार में जो इजेकुलेट आ रहा है, उसमें कम से कम कितने से ज्यादा स्पर्म होने चाहिए? 39 मिलियन से ज्यादा स्पर्म होने चाहिए। 36 से 42 की रेंज दी है WHO ने। सर मोटिलिटी, मोटिलिटी का मतलब कितने मोटाइल है? तो 40% से ज्यादा क्या होने चाहिए बेटा? मोटाइल होने चाहिए, और कम से कम 32% मस्ट बी एक्टिवली मोटाइल। 32% तो 100% स्पर्म में से 40% एक्टिव होने चाहिए, कम से कम 32% तो होने ही चाहिए एक्टिव मोटाइल। मॉर्फोलॉजी, 4% शुड बी, अर्थात मोर देन 4% शुड बी नॉर्मल। कैसे होने चाहिए? नॉर्मल। स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है? स्पून से, चम्मच के जैसे आकार का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपसे कोई पूछे कि यदि आप स्पर्म एनालिसिस कर रहे हैं, यदि आप स्पर्म एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट कौन होती है बेटा? मॉर्फोलॉजी। यदि स्पर्म की क्वांटिटी कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी क्वांटिटी बढ़िया हो, लेकिन मॉर्फोलॉजी सबकी बिगड़ी हुई है, तो कोई काम का नहीं है, पर्सन इनफर्टाइल कहलाएगा। दूसरी पैटर्न देखते हो आप, मोटिलिटी। दूसरा क्या देखते हो बेटा? मोटिलिटी। क्या देखोगे? मोटिलिटी। क्या देखोगे बेटा? मोटिलिटी, कि 40% स्पर्म मोटाइल होने चाहिए एक्टिवली। और तीसरी चीज अब आपको देखना है बेटा, काउंट। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले मॉर्फोलॉजी देखो, फिर आप मोटिलिटी देखो, और तीसरा नंबर पे क्या देखोगे बेटा? काउंट देखोगे। क्या देखोगे? काउंट देखोगे। इधर आइए। तो क्रेगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रेगर साइंटिस्ट ने बोला पहले मॉर्फोलॉजी देखो, 4% से ज्यादा। वाइटलिटी नॉर्मल, 58% से ज्यादा शुड भी कैसे होने चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। वाइटलिटी मतलब जीवित होने चाहिए। 58% से ज्यादा क्या होने चाहिए बेटा? वाइटलिटी मतलब जिंदे होने चाहिए। डेड स्पर्म हो, चाहे काउंट कितना भी अच्छा हो, मॉर्फोलॉजी कितना भी हो, सारे डेड है तो भी दिक्कत की बात है, इनफर्टाइल हो जाएगा। लास्ट, ल्यूकोसाइट काउंट, 1 से 1
1 मिलियन से कम होनी चाहिए। WBC का काउंट कितना होना चाहिए उस फ्लूइड में, सीमेन के अंदर 1 मिलियन से कम होना चाहिए। सर 1 × 10⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन या 10 लाख। तो WBC का जो काउंट है, ल्यूकोसाइट का काउंट 1 मिलियन से क्या होना चाहिए, 1 मिलियन पर ml, 1 ml में 1 मिलियन से कम होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया है। आज का ये टॉपिक था इनफर्टिलिटी। मेनली जो टॉपिक था आज पी वेणुगोपाल बैच के लिए है कि कैसे बच्चों को ऐप यूज में लेना है, किस तरह आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहां पर जाकर स्टोर पर जाइए। जैसे ही आपने प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आपको एक फ्लो दे रहा हूं जो बच्चे पी वेणुगोपाल बैच के लिए हैं, जो बच्चे मेरे पी वेणुगोपाल बैच में हैं उन बच्चों के लिए है। फर्स्ट नंबर पे आप प्ले स्टोर पर जाए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद सेकंड नंबर पर आप यहां से प्ले स्टोर से प्लेसेंटा नर्सिंग ऐप को डाउनलोड करें। प्लेसेंटा नर्सिंग, यहां पर आप अपने नंबर डालें, अपने फोन नंबर, आपके पास जो OTP आएगा उससे आप इस ऐप को स्टार्ट करें। यदि कोई ORG कोड मांगे तो ORG कोड आपको SIW डालना है। क्या डालना है, ORG मांगे तो, नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है, SIW डालना है। प्लेसेंटा नर्सिंग के बाद जैसे ही आपने ऐप डाउनलोड किया, आप स्टोर पर जाइए। स्टोर पर आपको 3 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। पहला क्रैश कोर्स जो 2199 का है, दूसरी टेस्ट सीरीज सेंटर लेवल की जो 800 की है, और तीसरी स्टेट लेवल की जो 500 की है। आपको किसी पे जाकर सबसे पहले जैसे 2199 है, इस पर जाना है। आपका नेट हैंडलिंग चार्ज लगेगा 50-60 रुपए, और उसके बाद आप जाके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास पे करने के। फोन पे से पे कर सकते हो, फोन पे से पे कर सकते हैं, UPI ID से पे कर सकते हैं, पेटीएम से पे कर सकते हैं। वेरियस ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि आपके नंबर से ही, आपने जिस नंबर से लिया आपका फोन पे नहीं है तो आप पे नहीं कर सकते, आप किसी दूसरे के अदर के नंबर से जाकर भी पे कर सकते हैं। दूसरा, ये स्टोर पे जाके आप कर सकते हो। हमारी स्ट्रेटेजी में हम ऑल मेन टॉपिक्स के वीडियोज देंगे, 1000 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपको, और आपके साथ हमेशा निरंतर खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू।